A very good afternoon to all of you, dear students. As you know that we are discussing about gaseous state of matter. लास्ट डिस्कशन में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की थी। इस गैसों की अणुगतिक सिद्धांत की चर्चा करते हुए हमने PV = 1/3 mn(v²) के रूप में गैसों का अणुगतिक समीकरण ड्राइव किया था, और इस समीकरण के साथ हमने आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या भी करने की चर्चा स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बॉयल के नियम को ड्राइव किया था और उसके लिए एक समीकरण हमने डिस्कस किया था जो कि PV = 2/3 nKT था, और उसके बेसिस पर हमने डिस्कस किया था कि PV = कांस्टेंट या स्थिरांक। इसका एक और अर्थ में हमने बात की थी कि PV = P1V1 भी होता है। इस बेस पर हमने बॉयल के नियम को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आज के डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे चार्ल्स के नियम की डेरिवेशन से, और इसकी व्याख्या हम PV = 2/3 nKT से करेंगे। उसके बेसिस पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि V/T = 2/3 nK × P। इट मीन्स यदि n और P अगर कांस्टेंट हों तो V/T भी कांस्टेंट या स्थिरांक के इक्वल होगा। इट मीन्स V/T = V1/T1, और इसी को हमने चार्ल्स का नियम के रूप में डिस्कस किया था। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हम आदर्श गैस समीकरण PV = 2/3 nKT से यदि 2/3 K को R के इक्वल माने तो K और R दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो PV = nRT भी होता है, और इसको हम आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। यह समीकरण हमें याद रखना है। यहाँ P प्रेशर को बता रहा है, V वॉल्यूम को, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और R जैसा कि अभी बात की है वो एक कांस्टेंट है जो कि 2/3 K के इक्वल है। T यहाँ परमताप है। सो हमें PV = nRT आदर्श गैस समीकरण के रूप में हमें याद रखना है। आवोगाद्रो के नियम की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट, माना कि दो गैसें हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो दाब P और आयतन V की समान परिस्थितियों में दोनों गैसों के लिए अणुगतिक समीकरण को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि PV = 1/3 m1 V1 n1 V1², और PV = 1/3 m2 n2 V2²। अगर इन दोनों समीकरणों की अगर हम बात करें तो 1/3 m1 n1 V1² = 1/3 m2 n2 V2² हम मान सकते हैं। यदि दोनों गैसों का टेम्परेचर सेम हो तो उनकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी, अर्थात 1/2 m1 V1² = 1/2 m2 V2² होगा। और इस समीकरण इससे पहले वाले 1/3 m1 n1 V1² बराबर 1/3 m2 n2 V2² में अगर गतिज ऊर्जा वाले समीकरण को डिवाइड करें, भाग दें, तो हमारा समीकरण जो होगा वो 1/3 m1 n1 V1² अपॉन 1/2 m1 V1² = 1/3 m2 n2 V2² अपॉन 1/2 m2 V2² होगा। इससे निष्कर्ष तौर पर हाँ स्पष्ट है कि n1 विल बी इक्वल टू n2, और ताप और दाब व आयतन की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों में विद्यमान अणुओं की संख्या समान होती है। यही एवोगैड्रो का नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने एवोगैड्रो के नियम की भी व्याख्या अणुगतिक गैस समीकरण से की है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस के लिए माना कि K E1²
के E2 के E3 एक्सेट्रा गतिज ऊर्जाओं वाली विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, तो गतिज समीकरण के अनुसार मिश्रण की कुल गतिज ऊर्जा जो के ई होगी वो के E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस के E3 स्क्वायर प्लस के इक्वल होगी। इट मीन्स इसको दूसरे रूप में हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/2mv स्क्वायर बराबर 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2m3 v3 स्क्वायर प्लस। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम आगे यूँ भी लिख सकते हैं 1/2mn v स्क्वायर, यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या n को भी इसमें शामिल करें तो m 1/2mn v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2m1 n1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 n2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2m3 n3 v3 स्क्वायर प्लस, अर्थात PV विल बी इक्वल टू 1/3mn v स्क्वायर, और हम इसको दूसरे रूप में PV इज इक्वल टू 2/1/2/3mn v स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इसी का एक दूसरे रूप में हम अगर लिखना चाहें तो 3/2 PV विल बी इक्वल टू 1/2mn v स्क्वायर। इस समीकरण और इससे पहले वाले जो समीकरण को अगर हम दोनों से की तुलना करें तो 3/2 PV विल बी इक्वल टू 3/2 P1V प्लस 3/2 P2V प्लस 3/2 P3V। क्योंकि समस्त गैसें एक ही पात्र में हैं, अतः सबके लिए V का मान सेम होगा और ये V के इक्वल होगा। और यही हमारा डाल्टन नियम होगा, जो कि P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा, और यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। ग्राहम का विसरण नियम की अगर हम बात करें तो अणुगति समीकरण के अनुसार डियर स्टूडेंट्स PV बराबर 1/3mn v स्क्वायर होता है, जैसा कि हम जानते हैं, अर्थात PV विल बी इक्वल टू 1/3m v स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल M जो है वो mn गैस का कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी को हम दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स V स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3PV/m, और चूँकि D डेंसिटी जो है वो m/v होती है, इसी से V स्क्वायर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू 3P/d। यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ, D डेंसिटी है जो कि मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है, अर्थात V जो होगा वो √3P/d के बराबर होगा। चूँकि विसरण की दर अणुओं के वेग पर निर्भर करती है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू V, तो हम V की जगह यहाँ R लिख सकते हैं, तो वो इक्वल होगा 3P/d का अंडर रूट, और हम कह सकते हैं इस समीकरण से कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d या डेंसिटी। इसी से हम एक और समीकरण बना सकते हैं जो कि R1/R2 बराबर D2/d1 का अंडर रूट के बराबर होगा। यही हमारा ग्राहम का विसरण नियम है। एक और डेरिवेशन की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो है गतिज ऊर्जा और ताप में रिलेशन की। अणुगति समीकरण से किसी अणु की गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध को भी ज्ञात किया जा सकता है। किसी अणु की गतिज ऊर्जा हमें पता है 1/2mv स्क्वायर के इक्वल होती है। अणुगति समीकरण से PV बराबर 1/3mn v स्क्वायर होती है। इसको दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/3 × n और इंटू 1/2m v स्क्वायर। 1/2m v स्क्वायर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसको हम 2/3n इंटू काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा जो है वो इक्वल होगी 3PV/2n। डियर स्टूडेंट्स, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल nRT से PV/n बराबर RT होगा। अतः गतिज ऊर्जा जो है वो 3/2 RT के इक्वल होगी 1 मोल के लिए, और गतिज ऊर्जा n मोल के लिए होगी वो 3/2 nRT के इक्वल होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा
3/2 kT एक अणु के लिए k का मान जो है वो R/Na, यहाँ Na अवोगाद्रो नंबर है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा विल बी प्रोपोर्शनल टू T, ये जो कि परमताप है। अतः किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके परमताप के समानुपाती होती है। ये स्टूडेंट्स इस रिलेशन से गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 nRT या 3/2 kT वाले इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। सो ये रिलेशन हमें ज़रूर याद रखना है। और अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, उसकी अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट PV = nRT को आदर्श गैस समीकरण हम कहते हैं। जो गैस से दाब ताप के प्रत्येक मान पर इस समीकरण को पूर्ण रूप से फॉलो करती हैं वे आदर्श गैसें कहलाती हैं, किंतु वास्तव में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है। उदाहरण के लिए बॉयल के नियमानुसार यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब दुगना कर दिया जाए तो आयतन आधा हो जाना चाहिए, और यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन 1/4 1/4 हो जाना चाहिए, और आयतन घटते घटते एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए जबकि गैस का आयतन 0 हो जाए, क्योंकि बॉयल के नियम से P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जब गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है, अर्थात इसका घनत्व बढ़ जाता है। जब गैसों का घनत्व बढ़ जाता है तो दाब बढ़ने के साथ साथ उनके आयतन में कमी, अर्थात गैसों के दबने की सामर्थ्य, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहते हैं, वो भी घटती जाती है। दूसरे शब्दों में उच्च दाब पर दाब बढ़ने के साथ आयतन में उतनी कमी नहीं आती जितनी की आनी चाहिए, अर्थात इसका व्यवहार आदर्श गैस से डेविएट या विचलित हो जाता है। इसी प्रकार चार्ल्स व गेलुशाक के नियम अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में कमी करने से इसका आयतन भी कम होना चाहिए, क्योंकि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात ताप जितना अधिक बढ़ता जाएगा आयतन भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और ताप में कमी के साथ उसके आयतन में भी कमी आनी चाहिए। इस प्रकार एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि गैस का आयतन 0 हो जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है। ये थी आदर्श गैस समीकरण की कुछ लिमिटेशंस जिन्हें हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम बात करेंगे रियल गैसेज की। तब तक के लिए आप आज के इस डिस्कशन को अच्छे से तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड क्यूरीज को भी हम किसी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करते रहें, और आनंदम से रिलेटेड अपने नित्य जो अच्छे कार्य को नोट डाउन करना और उनको फॉलो करना कतई ना भूलें। इसी के साथ आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।